आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो, आप बिल्कुल। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, आप प्रैक्टिकल हो, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग लॉस टू समवन एल्स। कोई भी इस पूरी सृष्टि में मदद करने के लिए मना नहीं करता, पर हम कभी मदद मांगते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हम में कोई कमी है तो आप उस कमी को एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने में घबराना, हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए। एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉस को ही अपनी टीम को समझना है, टीम को भी अपने लीडर को समझना है। तो हनी सिंह कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम में रहे इन सब इश्यूज, मेंटल इश्यूज की वजह से, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस ईगो स्टेट में फील करते थे कि मैं राजा हूँ, मतलब। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक इमोशनली स्ट्रांग इंसान के है, गलती एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को समझते हुए आगे बढ़ना, उसके बाद हम्बल और काम रहना कितने भी सक्सेसफुल होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यस, अगेन मैं कहूँगी इंटरेस्टिंग टॉपिक, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, जिसके बारे में आज हमसे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, डॉक्टर प्रेरणा दावर जी, जो कि द गीता इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ की डायरेक्टर ट्रेनी है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग, और आज की सुखद सुबह और आपके स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पे आके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी 22 साल की एकेडमिक जर्नी है, और पढ़ाई के साथ साथ मैं काउंसलिंग, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और लाइफ कोच का रोल भी प्ले कर रही हूँ इस सोसाइटी के Okay. लिए। तो मैम, स्टार्ट अगर करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है, इसे थोड़ा डिफाइन करें, क्योंकि अवेयरनेस जगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लोग इसे इम्पॉर्टेंट नहीं समझते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि एक इंसान की सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल और रेगुलेशन और एम्पैथेटिक बिहेवियर के बारे में बात करता है। तो एक इंसान को पर्सनल फ्रंट पे फैमिली के साथ डील करना है, तो बिल्कुल। आपको अगर अच्छे रिलेशनशिप अपने परिवार में बनाने हैं तो आपको अपनी और सामने वाले की इमोशंस को समझना ही समझना है। आपको अगर जॉब में, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करना है तो आपको अपने अपने बॉस और अपनी टीम के इमोशंस को समझना आना चाहिए, एकदम। तभी आप एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ काम कर पाओ। काम कर पाओगे, और काम करते करते आप एक डिफरेंस और एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओगे। बिल्कुल। तो मैम, जैसे आपने कहा कि फैमिली, तो फैमिली में क्या रोल होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान को कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, अच्छी रिलेशनशिप बिल्डिंग में और अच्छी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करता है। तो अगर समझने की बात, अब शुरुआत हम फैमिली से कर रहे हैं, तो फैमिली फ्रंट पे आप देखिए कि एक साइकिल के 2 पहिए होते हैं, राइट? एक पहिया वाइफ है तो दूसरा पहिया हस्बैंड है, राइट? और साइकिल तभी बैलेंस्ड होकर चलती है जब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, और वो साथ देने का मतलब सिर्फ साथ चलना नहीं है, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ना है, जो कि धीरे धीरे हमारी सोसाइटी से बहुत पीछे जाता जा रहा है। वो अंडरस्टैंडिंग, वो सेक्रीफाइस, वो समर्पण, राइट? ये शब्द ही रह गए हैं। जबकि अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में डिवोर्स और सेपरेशन की जो परसेंटेज है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। शादी अभी हुए कुछ समय होता है और 5 से 6 महीने में ही लोगों को लगने लग जाता है कि हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है। जबकि आप अगर 20 साल पहले का इरा या 30 साल पहले के इरा को देखिए, या हम अपनी मदर्स की बात करें या दादी माँ की बात करें, तो उनके टाइम पे शादी होने का मतलब होता था कि लाइफ का एक बदलाव, और वो ऐसा बदलाव है जो परमात्मा ने डिसाइड किया है, और जो डिसीजन परमात्मा की तरफ से हो गया, हमें उसका शुक्राना करते हुए उसे जीवन भर चलाना है, अपना सर्वस्व देके। पहले वाले समय में फीमेल्स कभी सोचती ही नहीं थी कि ये मेरा काम है या नहीं है। आज काम के बंटने की बात होने लग गई कि मैं भी काम करती हूँ तो ये काम घर का भी, आपको वो बुराई नहीं है उसमें, जब 2 लोग इकट्ठे, पर उसको परमात्मा ने 2 प्लेटफॉर्म, 2 तरीके के अलग अलग
ऑब्जेक्टिव के साथ बनाए, फीमेल को घर को नर्चर करने के लिए बनाया, तो पुरुष को अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए बनाया। कोई बिल्कुल। बुराई नहीं है जब फीमेल काम कर रही है। मैं भी पिछले 22 साल से वर्किंग हूँ, बट अपने वर्किंग होने की वजह से अपने घर के प्लेटफॉर्म को कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना हम्म, अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे ही एक मेल का अगर वो काम कर रहा है तो फीमेल को अगर डोमेस्टिक हेल्प में उसके हेल्प की ज़रूरत है तो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये फीमेल का काम है, ये तो तुझे ही करना है। तो अगर फीमेल ये समझने लग जाए कि मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और मेल ये समझने लग जाए कि घर का काम भी हम मिलके कर सकते हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स तो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। और वो कैसे होगा? जब हम एक दूसरे की इमोशंस को समझेंगे, जब हम एक दूसरे के साथ एम्पैथेटिक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, बिल्कुल। जिसमें एम्पैथी का मतलब है दूसरे को समझना उसकी समझना। सिचुएशन में। अगर मान लीजिए हस्बैंड किसी बात को लेके गुस्सा है बहुत ज़्यादा, और फीमेल उस टाइम पे कुछ रिएक्ट ना करे, उसको समझ आ जाए कि अभी ऐसा राइट टाइम नहीं है अपनी बात को agree. रखने का। मैं ये नहीं कहती कि अपनी बात मत रखो, लेट पर और वेट करो हर सिचुएशन के चीज का अकॉर्डिंग। एक समय है। उस समय थोड़ा सा चुप रह के ये समझ लो कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है, तभी इतना गुस्सा आ रहा है तो परिवार का ही हिस्सा, राइट। और कुछ समय बाद अपनी बात रखें तो शायद जो झगड़ा विकराल रूप लेता है वो कंट्रोल हो सकता है। देखो, बातचीत करने का जो तरीका होता है, आप किस टाइम किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड जैसे आप कह रहे हैं तो मतलब फैमिली में इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ तक मैम आज के टाइम में मैं देखती हूँ ना कि हमारा नहीं रह गया, हम हो गया। मतलब आपसे मैं हो गया कि सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, लोग एक दूसरे को लेकर चलना पसंद नहीं करते। जहाँ हूँ, मेरे सपने हैं, मेरे अपने हैं, और लोग दूसरे के बारे में कम सोच रहे हैं। लोग सेल्फिश ज़्यादा होते जा रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न है। देखिए सेल्फिश होना भी बुरा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ चुका है हर चीज में, और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो दुनिया आपको पीछे छोड़ के चली जाएगी, इससे नकारा नहीं जा सकता। और हम सबको पता कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम पॉपुलेशन में अगर नंबर 1 हुआ है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन हर सिटीजन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए बड़ा है। कंपटीशन बढ़ा है तो स्ट्रगल भी बढ़ी है, और स्ट्रगल बढ़ी है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली बात आती है। और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की जब रेस है तो हर इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होगा, पर प्रैक्टिकल होने के साथ साथ अपने जो बिगर गोल है, पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको इंसान को नहीं भूलना चाहिए। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखो, आप अपने डिग्निटी को मेंटेन करके रखो, आप प्रैक्टिकल हो, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग लॉस टू समवन एल्स। बिल्कुल। तो आप अपने लिए जितना, मैं सिंपल सी बात मानती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में कोशिश करती हूँ, जो मुझे किसी और से चाहिए वो मुझे अपने आप से शुरू करना है। अगर मुझे आपसे प्यार चाहिए तो ऐसा नहीं हो सकता मैं आपको गुस्सा करूं और आप मुझे प्यार करो, ऐसा नहीं होगा। प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ेगा। बिल्कुल। जो चीज हम बोएंगे वही हम काटेंगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी इस पूरी सृष्टि में मदद करने के लिए मना नहीं करता, पर हम कभी मदद मांगते ही नहीं है। बिल्कुल। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ये भी एक प्लेटफॉर्म है कि अगर हम में कोई कमी है तो उस कमी को एक्सेप्ट करने में घबराना, हिचकिचाना या शर्माना नहीं चाहिए। बिल्कुल। सामने वाली दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हाथ बढ़ा के आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं, बस हमें एक्सेप्ट करना है कि आई एम नॉट गुड इन, क्योंकि आप मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकते, राइट। आप एक चीज के मास्टर हो, कोई और जमाना आज की डेट में अगर हम कॉम्पीट करते रह गए तो शायद हम सब अपना वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो कोलैबोरेशन करके तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है जो प्लेटफॉर्म आज की डेट में कोलैब कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं, कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, वो सभी आगे बढ़ रहे हैं, और ये समझने की ज़रूरत है। मैम, कोई एग्जाम्पल के साथ आप इस चीज़ को समझा सकती है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मुझे लगता है दिनचर्या की, दिन की शुरुआत से लेकर कई सालों के एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो आप खुद सोचिए, अगर मैं जैसे एक डिपार्टमेंट को एज अ डीन लीड करती रही हूँ, और
अगर मैं प्रोफेशनल फ्रंट की बात करूं तो एक लीडर तभी अपना बेस्ट दे पाता है जब वो अपनी इमोशंस को अपनी टीम को समझा पाए और टीम की इमोशंस को समझते हुए अपने सीनियर्स को वो बात उनकी रख पाए कि उनको क्या हमसे एक्सपेक्टेशन है बिल्कुल। और हमें उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर ये भी क्लियरली हम उनको बता पाए एम्पैथेटिकली। एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बॉस को ही अपनी टीम को समझना है, टीम को भी अपने लीडर को समझना है। बॉस तो आज की डेट में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं मानती हूँ कि विन विन सिचुएशन है और रिस्पेक्ट मन से होनी चाहिए। तो अगर दोनों एक दूसरे के प्लेटफॉर्म को समझते हैं तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जिसमें बहुत सारी एनर्जी एफर्ट टाइम लगता है संस्थाओं का, एचआर रोल के इतने लोग सिर्फ ग्रीवियंस हैंडल करते हैं क्योंकि मेंटल स्टेट हेल्दी नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट के साथ लोग काम नहीं कर रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने वर्क प्लेस पे अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों को अप्लाई किया जाए और कारागार किया जाए तो मुझे लगता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेस स्टोरी हो सकती है और कोई भी टीम एक परफेक्ट टीम और बेस्ट टीम हो सकती है क्योंकि हर किसी को अपना रोल पता है, उसके चैलेंजेस पता है, अपनी लिमिटेशन पता है और सामने वाले की लिमिटेशन भी पता है। तो आप फॉर एग्जांपल मेरे कलीग के साथ कुछ मतभेद हो गया, मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होता रहता है क्योंकि हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस है। तो सामने वाला इंसान जब बहुत एग्रेसिव हो रहा था तो उस समय मैंने कामली ये समझने की कोशिश की कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है। और जब आप सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझते हो, कई बार हम एम्प्लॉयज को लगता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं, ऑनर्स हैं, मालिक हैं, वो बहुत डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, उनको तो हमारी बात समझ नहीं आती। ऐसा नहीं है। आप खुद सोचिए ना, दे आर पेइंग अस। आप किसी को अगर अपने घर पे होम हेल्प के लिए रखते हो तो आप उसको क्या उस नज़रिए से नहीं देखते हो। हमारे ऑनर्स और या हमारी टीम या हमारे सीनियर्स तो हमें फिर भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं। तो सिर्फ एक नज़रिया है। उस मोमेंट पे मुझे थोड़ा सा बुरा तो देखो हर इंसान को लगता है, बट उस मोमेंट पे कामली मैंने सोच समझने की कोशिश की। अगर सामने वाला मेरा कलीग ऐसे रिएक्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव है उसका और कहीं ना कहीं उसके एंड पे आके अगर मैं बात समझूंगी तो शायद वो सही होंगे, राइट। बस इतना सा किया और कई साल पहले का इंसिडेंस है। आज की डेट में हम लोग विन विन सिचुएशन पे काम करते हैं। हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझते हुए और ऐसा ही परिवार में है। नई शादी होती है, दो इंडिविजुअल अलग अलग बैकग्राउंड के अलग अलग अपब्रिंगिंग के एक होते हैं, दो परिवार एक होते हैं, तो हर किसी का अपना ब्रॉट अप करने का तरीका है, तो वैसे संस्कार बन जाते हैं। तो दो लोग अलग अलग संस्कारों के आएंगे तो अलग अलग माइंड सेट होगा। राइट। तो अगर दोनों इस चीज को समझें और दोनों इस चीज को थोड़ा समय दें, हम समय नहीं देते। आजकल की जनरेशन को हर चीज इंस्टेंट चाहिए, टाइम नहीं देना टाइम नहीं देना। डिलीवरी होम डिलीवरी करानी है तो इतने टाइम में होनी चाहिए, राइट। बेसिकली अगर रिलेशनशिप्स की बात करें मैम, तो आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, आपको एटलीस्ट 2 साल तो लग जाता है एक दूसरे को पूरी तरीके से समझने में। तो मैं ये टाइम मानती देना हूँ, पड़ता यस, समय तो देना ही पड़ता है। बाकी दुनिया में ये भी कहा जाता है लव एट फर्स्ट साइट होता है, बट हाँ लव में और उस लव के थ्रू एक घर को बनाने में समय लगता है। और अगर हम इमोशनली एक दूसरे की इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की इमोशन के बारे में अवेयर रहते हैं, एक दूसरे की इमोशंस की रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं ये करते, बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि मुझे लगता है हम बाकी पर्सपेक्टिव तो भूल जाते हैं कि हमें किसी को समझना है, रिस्पेक्ट देनी है। हमें कंट्रोल करने वाला पार्ट बहुत अच्छा लगता है। एक फीमेल को अपने हस्बैंड को कंट्रोल करने की इच्छा रहती है, तो हस्बैंड को फीमेल को, और दोनों एक या ऐसी ईगो इन-लॉज़ स्टेट भी में आ चाहते जाते हैं। हैं कि मैं अपनी बहू को कंट्रोल हाँ, करूँ। तो वो सभी तरीके के बेसिकली अगर हम रेगुलेशन या कंट्रोल को अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी से कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम का अपने आप ही सोल्यूशन निकल आता है। और समय सबसे बड़ा टीचर है सबका, बिल्कुल। और समय देना चाहिए हर चीज में, हाँ, हर प्रॉब्लम में, तो चीजें बहुत सुखद हो सकती हैं। बिल्कुल मैम। तो मैम अभी एम्पैथी की बात हो रही है, सहानुभूति की बात हो रही है, रिलेशनशिप्स की बात हो रही है। तो आज के टाइम अगर मैं बच्चों पे आऊँ, बच्चों की जनरेशन पे आऊँ, जो 10th 12th कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है आईफ़ोन।
और ऐसे कई वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं जिनकी मदर ने बहुत साधारण सी साड़ी पहनी है या जिनके पिता के पैर में बहुत पुराने से चप्पल पहने हुए हैं, लेकिन उनके बेटे या बेटी को आईफोन चाहिए और उनकी इतनी जिद कि उन्हें उनके पेरेंट्स को दिलाना पड़ रहा है और उनके लिए वो अमाउंट शायद बहुत बड़ी रकम है। तो ऐसे मेंटल स्टेटस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इमोशंस होते हैं या इमोशनलेस होते हैं ये बच्चे? तो आज के यंगस्टर्स को अगर मैं कहूँ, मैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगी, क्योंकि वो तो आउटकम है। हम्म शुरुआत तो कहीं और से हुई, रिजल्ट उनके थ्रू मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बैकग्राउंड में चेक करेंगे तो जो भी आज वो हैं, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल हमारा है, पेरेंट्स का है। शायद अगर हमारे संस्कारों में इतना दम हो तो हम अपने बच्चों को इतनी विजडम तो दे सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमारी पहुंच है और क्या हमारी पहुंच नहीं है। और जब पहली बार बच्चा जिद करता है और हम उसकी जिद को मान लेते हैं, तो शायद अगर उस पहली जिद पे हमने एक बार समय देके रुक कर पॉज लेकर उसकी बात को समझते हुए अपने तरीके से उसको समझाने की कोशिश की होती है, सरेंडर नहीं किया होता, तो शायद आज ये सरेंडर नहीं हो रहा होता। बट जब जागो तभी सवेरा। तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि इस दुनिया में हर जीव में इमोशन है। सूनर और लेटर अगर अभी भी हमारा बच्चा ये डिमांड कर रहा है तो एक सही तरीका, एक सही प्लेटफॉर्म से अगर हम सक्षम हैं तो हमें लेके देना चाहिए। और बच्चे को नीड बेस्ड अपब्रिंगिंग होनी चाहिए, उसको उस चीज़ की ज़रूरत को जस्टिफाई करना चाहिए कि मुझे ये क्यों चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ स्टेटस के पर्पज से चाहिए तो उसको हमें ये ज्ञान देना होगा कि बेटा स्टेटस के लिए तुम्हें खुद अपना एक स्टैंड लेना होगा, राइट। हमें उसको समझाना होगा कि आप इतनी मेहनत करो कि ये आईफोन आप खुद खरीद पाओ, और उसके लिए मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को डायरेक्ट करना है, अपनी इंटेलिजेंस को एक सही रास्ता देना है, एक सही करियर का चुनाव करना है। नथिंग इज इम्पॉसिबल और तुम कर सकते हो। और फिर भी अगर कुछ जिद हो रही है तो थोड़ा सा तो उस जनरेशन को क्वेश्चन, मेरे को बार बार लगता है कि हम उनको ब्लेम कर रहे हैं बच्चों को, पर क्या ये ब्लेम करना सही है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं सबको एक बार सोचने के लिए मजबूर करना चाहती हूँ कि आप सोचिए कि अगर बच्चा ऐसा कर रहा है, क्या ये उसकी गलती है या कहीं ना कहीं हम लोगों की जिम्मेवारी है? क्योंकि मुझे लगता है उस बच्चे को ये समझ, जब वो आया इस दुनिया में ऐसी समझ लेकर नहीं आया था, तो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की, इकोसिस्टम की, स्कूल की, पेरेंटिंग की, घर की, फ्रेंड्स की, सोसाइटी की, सबकी जिम्मेवारी है ये क्रिएट करने में। और अगर आज ये मोबाइल फोन इतना एप्ट हुआ है तो हम बच्चों को उनकी सक्सेस की जर्नी नहीं दिखा पा रहे हैं, हम उनको इस डिस्ट्रैक्शन में फंसने के नुकसान नहीं बता पा रहे हैं। Exactly. नहीं तो देखिए कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा ऐसा बच्चा है जिसको पता हो कि मैं दलदल में जा रहा हूँ और फिर भी वो जाएगा। तो एक एक हर चीज की एक लिमिटिंग पॉइंट होता है, राइट। हम लोग तो पढ़ाते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको हम कहते हैं, उसके बाद हमें पता है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम बच्चे को अपब्रिंगिंग से ही उसको उसके संस्कारों को स्ट्रॉन्ग करें, उसको उसकी नीड और उसकी ज़रूरत के बारे में बताएं, उसको हम बताएं कि क्या रेलेवेंट और क्या नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल अपने आप में जवाब लेके सामने खड़े होंगे। पर अगर आज भी आपके बच्चे कुछ ऐसा डिमांड कर रहे हैं और आपको लगता है कि वो रेलेवेंट नहीं है, तो मुझे लगता है आपके बच्चे आप ही की एक्सटेंशन है, इमोशन उनमें भी हैं। एक सही समय पे उनको तरीके से आप समझाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात नहीं समझेंगे, क्योंकि हर बच्चे के अंदर इमोशन है। ऐसा नहीं है कि वो इमोशनलेस हो गया, ऐसा नहीं है कि वो रॉबोट बन चुका है, ऐसा नहीं है जो हम मूवीज में देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो मशीन्स हैं, ऐसा नहीं है। अभी भी वो आप ही के बच्चे हैं, आप ही की एक्सटेंशन है, आप ही के अंदर से आए हुए वो आप को जीवित रखने वाली आपकी नेक्स्ट जनरेशन है। तो आपकी बात जरूर समझेगी, आपको कहने के तरीके पे काम करना होगा, थोड़ा सा सहज होना होगा। मानती हूँ अग्रेसिव होते होंगे, मानती हूँ वो आपको डराते होंगे, पर आपको अपने मन की बात को रखना आना चाहिए, उनकी इमोशन की रिस्पेक्ट करनी है और अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करना है, राइट। तो ये बैलेंस करेक्ट वे हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। बाकी आजकल की जनरेशन को मैं सराहूंगी। आप ये देखिए ना, हम कहते तो हैं कि आजकल की जनरेशन मोबाइल यूज कर रही है, आप ये देखिए कि
जब हमने स्कूलिंग की तो उस टाइम पे ना तो फेसबुक था, ना व्हाट्सएप था, ना इंस्टा था, ना स्नैपचैट था, तो डिस्ट्रैक्शंस तो कहीं थी नहीं। बिल्कुल। आज का यूथ सिंगल क्लिक पे उसके पास इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस है, फिर भी वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट दे पा रहा है, I वर्ल्ड agree. रिकॉर्ड बना पा रहा है। आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप एजुकेशन की बात करें, आप ओलंपियाड्स की बात करें, आप कोई भी रिजल्ट की बात करें, वो बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर रहे हैं, हमसे ज्यादा कर रहे हैं। 13 साल के बच्चे को गूगल ने कई करोड़ का पैकेज ऑफर किया, अगर आपको वो राइट। न्यूज पता हो तो। जी क्यों जी। ऑफर किया? ना तो उसके पास डिग्री थी, स्किल्स थी। स्किल्स थी। तो आज की जनरेशन में स्किल्स को एक्सेप्ट करने का, लर्न करने का जज्बा बहुत है, बस हमें उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देनी है। सो आज की जनरेशन, आज का यूथ ही हमारी कंट्री की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वी आर द कंट्री वेयर सुपर पावर लाइक यूएसए इज लुकिंग फॉरवर्ड। व्हाई? बिकॉज वो एजिंग इशू को फेस कर रहे हैं और हमारे जी। पास यूथ ही हमारी यूथ पावर है, है। राइट। तो ये तो हमारी यूथ तो ऐसी सपोर्ट है, अगर हम इसकी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें, इनको गोल ओरिएंटेड बनाएं और इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। इमोशनली वीक होता जा रहा है हमारा यूथ। मैम, आपने बातचीत में संस्कार वर्ड लिया, हम्म, तो संस्कार जो है ये बहुत ज़्यादा चिंता का सब्जेक्ट है कि हमारी जो यूथ है बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की तरफ मूव कर रही है। तो इसका क्या रीज़न है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अगेन मैं दोबारा से यूथ से अपने ऊपर आती हूँ कि वो वेस्टर्न कल्चर की वो चीजें ले रहा है जो हम उसे दे रहे हैं, जो दिखा रहे हैं। वेस्टर्न कल्चर की बहुत सारी अच्छी चीजें भी होंगी, और मैं मानती हूँ कि कोई भी कल्चर मिक्स है, कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी हैं। कोई भी I agree. इंडिविजुअल परफेक्ट नहीं है और कोई भी नेशन परफेक्ट नहीं है। हर कहीं के कुछ अच्छी चीजें हैं, वो चुनाव हम पे है कि हम क्या ले रहे हैं। राइट। आप ये देखिए ना, वेस्टर्न कंट्रीज का कितना अच्छा कल्चर, जो मुझे लगता है कि 17-18 साल के बाद माँ बाप अपने बच्चों को फीड करना बंद कर देते हैं। जी। 18 ईयर्स 17 ईयर्स का होते ही उनको, वहां के यंगस्टर्स को पता है कि नाउ माई पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू फीड मी। अभी मुझे मेरे पढ़ाई भी खुद करनी है, खुद के लिए तो वो दिन में पढ़ते हैं, शाम को काम करते हैं, खुद अपने इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई पेरेंटिंग वाला सपोर्ट नहीं है, घर का काम भी खुद करते हैं, टक शॉप पे चीजें बेचते हैं, छोटे छोटे टास्क से पैसा अर्न करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं और अपना जीवन इंडिपेंडेंटली टेक ओवर करते हैं। राइट। राइट। वो इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इतनी विजडम उस एज तक दे दी जाती है, वो कल्चर बन गया। हमने वेस्टर्न कल्चर की बाकी चीजें, बट हमने हमारे ये क्यों यहाँ नहीं, तो इतना बच्चों को ओवर पैम्पर्ड कर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो पेरेंट्स से बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, इतना है कि 7 पुश्तें भी खा लेंगी। तो Exactly, बट I agree. 7 पुश्तें कब, 7 पुश्तों के बाद क्या? हम्म। क्योंकि वो संस्कार तो पास ऑन नहीं हो रहे ना, मेहनत करने के, बिल्कुल। करेज के, एफर्ट्स के, स्मार्ट वर्क के। अगर पेरेंट्स कब तक सपोर्ट कर सकते हैं? तो आपको अगर देना ही है तो अपने बच्चों को जज्बा देना चाहिए, आपको देना ही है तो बच्चों को सपना देना चाहिए, बिल्कुल। आपको देना ही है तो बच्चों को पॉजिटिव माइंडसेट देना चाहिए, ताकि वो हर कल्चर की अच्छी चीजें ले पाए। और वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर, सब कल्चर्स मुझे लगता है बहुत अच्छे हैं। हमारे पे है कि हम कौन से कल्चर की कौन सी बात को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसिंग अटायर तो पेरेंट्स ने भी ले लिए, मदर्स भी आजकल ड्रेसअप होती हैं तो वेस्टर्न अटायर के अकॉर्डिंगली होती है। बट क्या वो वेस्टर्न कल्चर की अच्छी चीजें भी हम ड्रेस के साथ साथ या उनके ओपननेस के अकॉर्डिंगली हम इम्प्लीमेंट कर पा रहे? ओपननेस क्यों नहीं हमारे विचारों में आ रही है, सिर्फ कपड़ों में ही क्यों आ रही है? राइट। तो इन सब चीजों, ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, मुझे लगता है हम सबको सोचने की जरूरत है। और एक चीज ये भी है, मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आज के टाइम में क्वालिटी टाइम भी दे रहे हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे भी दिल के करीब है, क्योंकि मैं वर्किंग मदर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं बहुत सपोर्टिव मेरी फैमिली रही, मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। शायद इसीलिए मैं अपने वर्क प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाई अपने अकॉर्डिंगली। अगर मेरे फैमिली का वो सपोर्ट, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे बच्चे को बड़ा करने में। अगर वो जिस समय मैं अपने कॉलेज में काम करती थी उस समय उसको कोई टेक केयर ना करता सही से, तो शायद मैं अपना बेस्ट कभी नहीं कर पाती। तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ अपने हस्बैंड का, अपने फादर इन लॉ का, जो मेरे लिए हमेशा एक सपोर्ट बन के रहे और अभी भी हैं।
हर चीज़ में, तो समय देना ज़रूरी है कि उस समय से आपका बच्चा आपसे कनेक्ट कर पाता है, उसको लगता है कि कोई है जो मेरी बात सुन सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज आजकल के यूथ को यही आ रहा है कि हमारे यहाँ की जनरेशन की मदर्स के पास किटी पार्टी पे जाने के लिए 2 घंटे हैं, पर क्या वो 2 घंटे वो केयरटेकर बच्चे के लिए एसोसिएट कर सकते हैं, होम ट्यूटर कर सकते हैं, वो पैसा बहुत लगा सकते हैं, बट पैसे की सिर्फ इसीलिए वो बच्चा आईफ़ोन माँगता है, क्योंकि उसको इम्पोर्टेंस ही पैसे की दिखाई गई है। फैमिली की इम्पोर्टेंस, रिलेशनशिप्स इमोशनल की। कनेक्ट की, इमोशनल एक माँ की उस हग की, जो एक बच्चे को तब चाहिए जब वो कोलैप्स कर रहा है, जब राइट। वो फ़ील कर रहा है कि मैं हार रहा हूँ। माँ की, पिता की वो पीठ पे थपथपाहट कि नहीं बेटा, यू आर द बेस्ट, तू कर लेगा। और बेस्ट और वर्स्ट तो कुछ होता ही नहीं। मैं मानती हूँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। हर इंडिविजुअल एक यूनिक क्वालिटी के साथ परमात्मा की तरफ से इस दुनिया में आया है। बिल्कुल। तो हमें अपने बच्चे को कंपटीशन करना सिखाना तो अपने आप से। तो कल क्या था, तो आज क्या और कल क्या होगा। जबकि हम कॉम्पीट करते हैं अक्सर उस प्लेटफॉर्म पे मैं भी आती हूँ। हम मतलब हम सब कॉम्पीट करवाते या करते हैं कि तेरे दोस्त का क्या रहा, तेरी राइट। बाकी जो बैचमेट है उनका क्या रहा। देखो बच्चे के अपने ऊपर बच्चे के स्किल्स नहीं पहचानने की हाँ, कोशिश करते हैं। हाँ, राइट। तो आजकल की जनरेशन के ऊपर एक तो सोसाइटी का प्रेशर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, कंपटीशन का प्रेशर तो ऑटोमेटिकली है, और सबसे बड़ा सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन का प्रेशर। इतने सारे प्रेशर्स को वो अकेला हैंडल कर रहा है, तो परिवार की सपोर्ट और अटेंशन के बिना तो बहुत मुश्किल है। और अक्सर आज के समय में हम सब लोग रिसोर्सेज को गैदर करने की दौड़ में वो भूलते जा रहे हैं कि आपस में बैठना, बात करना, एक दूसरे के लिए बेसिकली इमोशनल मेंटल पीस सपोर्ट खत्म बनना। होते जा रहा है हाँ इंसान का। जी, वो बहुत ज़रूरी है कि हम इमोशनली एक दूसरे को, इमोशनल बच्चे हमारे बहुत वीक होते जा रहे हैं। इसका एक रीज़न मैं ये भी मानती हूँ मैम कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, बच्चा किसी न किसी से कनेक्टेड होता था बहुत ज़्यादा। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, बच्चे अपनी बातें नहीं शेयर कर पा रहे, अलोन रहते हैं। कई बार वो गलत संगत में भी पड़ जाते हैं, जो उन्हें गलत तरीके से सजेशंस देते हैं। और कहीं न कहीं मतलब 2 सिचुएशन मैं आपके सामने रखती हूँ। एक सिचुएशन ये है कि बच्चे अगर फ़ेल कर गए 10th 12th या स्कूलिंग में फ़ेल कर गए, और दूसरा सिचुएशन ये है कि आजकल जो ब्रेकअप्स होते हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स के, ये दोनों सिचुएशंस में बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। कुछ ओवरकम कर जाते हैं, कुछ ओवरकम नहीं कर पाते हैं। तो इसके बारे में आप क्या सजेशन देंगी? ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है, तो मैं पहली सिचुएशन से शुरू करती हूँ। सही समय पे सही सवाल आपने पूछा है। बोर्ड एग्ज़ाम कुछ दिन में आने वाले हैं। 10th और राइट। 12th के बच्चों की अभी थोड़ी-सी स्टेट ऑफ माइंड स्ट्रेस वाली चल रही है। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि बेटा, एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ़। हम हर जीवन भर ये सिर्फ़ पेपर वाला एग्ज़ाम नहीं देने वाले। जीवन अपने आप में एक एग्ज़ाम है, और बिल्कुल। आपको उसको हर मोमेंट पे, हर दिन पास करना है। तो एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, उससे डरना नहीं है। तो एग्ज़ाम को आपको करेज के साथ लेना है, और माँ-बाप की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरल सपोर्ट बन के रहना, ना कि प्रेशर कि तुझे इतने लेने हैं मार्क्स, उतने लेने हैं। देखो, हर बच्चा, कोई अपना नुकसान नहीं चाहेगा। आप उसको सपोर्ट दो कि बेटा, आपके साथ हम खड़े हैं, आप अपना कर्म में एफर्ट डालो, बेस्ट एफर्ट डालो। तो 10th 12th एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाकी क्लासेस से बहुत ईजी है। पहले तो मैं ये बताऊंगी, बोर्ड का डर है, जबकि बोर्ड्स अपने आप में बहुत ही एक सहज प्रोसेस का पार्ट है। तो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मेरी बात को अभी सुन पा रहे हैं, पहले तो मैम के जवाब से पहले मैं आप लोगों को एड्रेस करना चाहूँगी कि आप लोग ये मान के चलें कि ये एग्ज़ाम इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ योर करियर जर्नी। और ये एग्ज़ाम्स में जो भी आपको प्रश्न आ रहे हैं, आप अपनी विज़डम से, सहज भाव से, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हुए अपने एग्ज़ाम्स को फेस करो। और ज़रूरी, मैं ये कॉन्फिडेंट हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे, राइट। अब आते हैं मैम के सवाल पे कि जो नहीं कर पाते, तो एग्ज़ाम्स आप ये समझिए कि ऐसा, देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार नहीं हुई तो आप
कोलैप्स कर गए। आज आपने 80% लिए, आपकी एक्सपेक्टेशन 90 की थी, तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट आप कोर्स करेंगे आप उसमें ओवरकम कर लो, बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और मैं सच बताऊं तो मार्क्स इज जस्ट अ नंबर। आज का समय स्किल्स का है, ना कि बिल्कुल। नंबर्स का है। तो आप अपनी स्किल बिल्डिंग पे एफर्ट डालो बेटा। तो ये भी समझना जरूरी है, और ये समझ तभी आएगी जब बच्चे इमोशनली अपने आप को समझेंगे, सेल्फ अवेयरनेस होगी। जी तो आजकल की जनरेशन को अपनी इंट्रोस्पेक्शन पे, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में, अपने आप को जानने में एनर्जी लगानी पड़ेगी। और माँ बाप, पेरेंट्स का और स्कूल सिस्टम का और सोसाइटी का यही रोल होना चाहिए कि बच्चों को और अवेयर करें, मॉरली स्ट्रॉन्ग करें, वैल्यू बेस्ड उनको इतना एम्पावर करें कि डर उनको डरा ना पाए, डर उनकी लाइफ की जर्नी का पार्ट बन जाए। अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी के लिए एक प्लेटफॉर्म बन जाए, राइट। तो अगर हम ऐसा कर पाएंगे, वो इमोशनली हो बेसिकली पाएगा। बोर्ड एग्जाम्स जब आते हैं मैम, हम भी स्कूल में थे, हमने भी बोर्ड एग्जाम फेस किया। बाकी एग्जाम्स की तरह ही ये भी हाँ। एग्जाम होते हैं, लेकिन एक होता है कि भाई बोर्ड एग्जाम है, एक अलग सा डर बैठा दिया जाता है। तो वो डर बनाया हुआ है, रियलिटी में कोई डर सच में नहीं है। मैंने भी अपने समय में बोर्ड एग्जाम दिया, और अभी मैं बहुत सारी वर्कशॉप में बच्चों को एग्जाम स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए सेशंस लेती हूँ। तो मैं उनमें यही बताती हूँ कि एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट। इनफैक्ट बोर्ड एग्जाम आर मोर कंफर्टेबल फॉर अ स्टूडेंट बिकॉज प्री बोर्ड वो दे देता है। अदर क्लासेस में प्री बोर्ड 1 हो रहा है, प्री बोर्ड 2 हो रहा है, मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं, इतने सारे प्रिपरेटरी टेस्ट हो रहे हैं। तो आप इतने ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी कर चुके होते हो कि आपके लिए मुश्किल नहीं है। और दूसरा केस आपने जो बोला, मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगी कि आप रिलैक्स रहो, कुछ हाँ। भी ऐसा नहीं होता, एंड जो भी चीजें हैं आप उसको एक्सेप्ट करो। हाँ, राइट एक्सेप्ट। अब यार 3 चीजें हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ है, चाहे वो रिलेशनशिप है। पहला अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस, जो इंसान को करनी पड़ेगी अगर आगे बढ़ना है। बिल्कुल। आपको अपनी स्ट्रेंथ और आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। दूसरा है एम्पैथी। आप किसी को भी, अक्सर हम अपना बेस्ट तब नहीं दे पाते जब हम किसी ना किसी इमोशन में ट्रैप हो जाते हैं कि वो ऐसा कैसे, मैं ऐसा क्यों नहीं। तो वो आपको एम्पैथी से, वो ऐसा कैसे, आपको उसकी सिचुएशन में आके अगर आप सोचोगे, उसके पर्सपेक्टिव को समझोगे, तो बहुत सारा द्वंद्व वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और तीसरा है सेल्फ रेगुलेशन। देखिए बेटा, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं लाइफ में, तो आपको अपना सेल्फ कंट्रोल तो बनाना पड़ेगा। एक गोल बनाओ, और गोल तक पहुंचने के रास्ते में कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, सेल्फ रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करते हुए रेजिलेंस के साथ। मुझे लगता नहीं है कि कुछ भी मुश्किल है। बिल्कुल मैम। एंड मैम रिलेशनशिप पे आते हैं। हाँ, आपका सेकंड सिचुएशन थी कि ब्रेकअप होने के बाद अक्सर लोग काफी समय ले लेते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ पाते, और कई लोग तो ऐसे हैं जो पूरा पूरा जीवन वहीं अटके रह जाते हैं। बिल्कुल। तो मैं इतना ही कहूंगी कि जीवन एक यात्रा है, राइट। कुछ सुखद अनुभव होते हैं और कुछ दुखद होते हैं। अगर आपकी किस्मत में कोई चीज़ है तो वो आपसे दूर नहीं रह सकती, और अगर नहीं है तो वो आपके पास भी नहीं रह सकती। जितना अच्छा समय आपने किसी के साथ बिताया उसको चेरिश कीजिए, उसके लिए उसका शुक्राना कीजिए। किसी के साथ कर्स मत कीजिए और किसी के लिए कोई बुरा भाव मत रखिए। जो आपकी किस्मत का, आपके हिस्से का समय था वो आपको मिला, शायद अब कुछ और अच्छा आपके इंतजार में है। और ये सब समझ तभी आएगी जब आप इमोशनली स्ट्रांग होंगे, आप सेल्फ अवेयर होंगे, आप एम्पैथेटिक होंगे, आप सिचुएशन में जाके डिसीजन ले पाएंगे। तो आपको अपनी इमोशनल ट्रैप का हिस्सा नहीं बनना। एक ट्रैप है जहां आप एक ही इंसान की एक ही बात पे अटक गए हैं। अगर आप उसके लिए इतने इम्पोर्टेंट होते तो शायद वो जाता ही नहीं। बिल्कुल। और जब आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? क्यों ये रहना ऐसे समझने, इंसान के साथ? ये समझने की आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जीवन एक प्रेशियस गिफ्ट है उस परमात्मा का, और जब आप इस दुनिया में आए हैं तो उसने एक टाइम फिक्स कर दिया आपके लिए, और हर दिन वो टाइम कम होता जा रहा है। तो क्या इतना प्रेशियस टाइम जो इनवैल्यूएबल है, उस टाइम को आपको लगता है कि आपको दुखी रह के, सैड रह के, देवदास बन के अपने इस समय को व्यर्थ जाने देना है जो अमूल्य है? तो बिल्कुल। लाइफ इतना प्लेजेंट प्लेटफॉर्म है, और ये यात्रा एक इतनी सुखद यात्रा है कि अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया में आपसे बहुत ज़्यादा अच्छे और लोग हैं, और आपकी किस्मत में जो अच्छा इंसान है, आपका लाइफ पार्टनर जो बनेगा, वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है, अब तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल।
मैम ने 2 बहुत अच्छी बात कही। एक तो कि आप अपने इमोशनल ट्रैप में खुद फँस रहे हो, राइट? कोई आपको फँसा नहीं रहा। आपकी जो लाइफ़ है सिर्फ़ आपके हाथ में है। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करके ओवरकम कीजिए। एंड सेकंड चीज़ मैम ने कही कि लाइफ़ में हमारे पास लिमिटेड टाइम है। तो ये चीज़ मैम मैं भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करती हूँ। लाइक मैं अगर एक छोटा-सा फ़नी सा एग्ज़ाम्पल दूँ कि मेरे हस्बैंड के साथ अगर मेरी छोटी-सी आर्गुमेंट हो गई, हो जाते हैं हस्बैंड-वाइफ में, तो मुझे लगता है 2-3 दिन क्यों नाराज़ रहना, हम अपनी लाइफ़ में से 2-3 दिन तो खराब कर देंगे, खराब कर वेस्ट कर देंगे, देंगे। यस। चलो बातें बोल के लड़ झगड़ के बात को ख़त्म करो, खत्म करो। एन्जॉय करो लाइफ़ यस। को। तो अपने लाइफ़ के जो प्रीशियस टाइम है उसको आप खराब मत करो किसी भी रीज़न से, जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट करो, काम हाँ, ख़त्म काम करो। खत्म करो। ये बहुत अच्छी अप्रोच है और मुझे लगता है यही लाइफ का मंत्रा है। बिल्कुल मैम। जिसको ये मंत्रा समझ आ गया है उसका हर प्लेटफॉर्म सुखद है। चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो फैमिली फ्रंट है, चाहे वो फ्रेंडशिप है। क्योंकि यार होने को तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास, हमें क्योंकि आप खाली हाथ आए थे जब आए थे बिल्कुल। इस दुनिया में, राइट? जाना भी खाली हाथ है। तो एक्च फिर द्वंद किस चीज का? बिल्कुल माना मैम। थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो जाएगा, बट वो ज्यादा कम आपकी खुशियों को लेके जा सकता है आपसे। खुशी तो आपकी है। दैट्स योर बिल्कुल। डिसीजन टू स्टे हैप्पी और नॉट, राइट? लाइफ में कभी भी मैम मुझे लगता है किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये जो ईर्ष्या है, जेलसी है, ये लोगों को लाइफ में हैप्पीनेस को कम करता है। और ये चीज़ बहुत कॉमन मुझे देखने को मिलता है कि मतलब लोग एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं। हम्म। तो ईर्ष्या जेलेसी वाली देखो वो कंपटीशन का आउटकम है, पर जी, जी। वो अगर सेल्फ अवेयरनेस होगी, इमोशनली एम्पैथेटिक बनेंगे हम। कॉम्पिटिशन मैम करना अच्छी बात है, लेकिन ईर्ष्या ईर्ष्या करना करना ये गलत खुद है। को पेन में डालना है। यस, यस। उसमें देखिए ना, ये साइंस ने प्रूव किया है कि हर इमोशन का एक रिएक्शन है बिल्कुल, और उस रिएक्शन से हमारी बॉडी में कुछ सिक्रीशन होता है। बिल्कुल। हम मेडिकल ग्राउंड पे आए तो जब आप ईर्ष्या कर रहे हैं, सामने वाला इंसान उससे दुखी हो रहा है नहीं हो रहा वो नहीं पता, बट आपकी बॉडी में जो रिएक्शन होके जो जूसेस रिलीज हो रहे हैं और बिल्कुल। उसका क्या आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है उसको ध्यान से सोचिए। आप ईर्ष्या करनी बेसिकली बंद कर लोग ना देंगे। इन चीज़ों से भी नहीं निकल पाते कि उसने मेरे साथ गलत किया, तो वो हैप्पी कैसे है? आप अपनी लाइफ में हैप्पी रहो, आप दूसरे को हैप्पी देख के क्यों अपनी लाइफ, अपना टाइम खराब कर रहे हो? राइट। तो मुझे लगता है कि इतना समय है नहीं हमारे सबके पास कि हम बिल्कुल, किसी और को अपना समय दें। तो बिल्कुल। जब आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, मतलब आप अपना प्रेशियस टाइम किसी और किसी को और दे को रहे दे हैं। रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आप अफोर्ड करते हैं और कोई और इतना इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आप अपना समय बिताएं। आप वही समय को अपने लव्ड वन, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली के साथ जिएं, क्योंकि बहुत सारी सेलिब्रेशन है जो आपको हर दिन करनी है। बिल्कुल मैम। एंड मैम अभी इमोशंस की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि हर किसी में इमोशंस होते हैं, कोई भी इमोशन लेस नहीं होता है। हमारी सोसाइटी में जनरली मैन को कहा जाता है अगर वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी करते, लड़की हो क्या, बी अ मैन, उन्हें रोना अलाउ नहीं है क्योंकि लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं इमोशंस जो है वो इंसान का निकलता है। इमोशंस जहाँ तक अगर मैं आपसे कहूँ कि 2-3 तरीके से निकलते हैं, या तो इंसान रो कर निकालेगा अपने इमोशंस को, या तो अंदर वो दबाता जाएगा इमोशंस को, और वो कहीं न कहीं एग्रेशन में भी कई बार बाहर आता है इमोशंस। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ट्रेनिंग करती हूँ पेरेंटिंग पे भी और अदरवाइज भी, तो मैं ये बात एक वीडियो भी शो करती हूँ जिसमें बोला गया कि लड़के रोते नहीं हैं। जी, रोते नहीं हैं तो वो रुलाते हैं, क्योंकि बचपन से उनको हम संस्कार यही दे रहे हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, रोते नहीं हैं। अरे भैया, जैसे हंसी है वैसे रोना भी एक इमोशन है। जैसे बुरा उसे दिन भी है, लग सकता है। जैसे दिन है वैसे रात है, जैसे हंसी है वैसे रोना है। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लिए एक ही इमोशन काम करे। एक इंसान कैसे हमेशा हर समय हंस सकता है? बिल्कुल मैम। तो जब उसको खुशी मिल रही है तो हंसना चाहिए, जब दुख मिल रहा है तो रोना भी चाहिए। और मुझे लगता है इसी वजह से बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो आप परसेंटेज देखिए, मेल डोमेन ऑफ आवर सोसाइटी इज मोर प्रोन टू हार्ट अटैक बिकॉज दे डोंट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। देयर इमोशंस टू क्राई। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव, मुझे लगता है कि रोना बुरा नहीं है, बट हाँ रुलाना बहुत बुरा है। तो अगर आप अपने इमोशन को वैसे नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं रुलाने में, अग्रेशन में, एंग्जाइटी में वो एनर्जी निकलेगी। तो एक संस्कार, ये लड़के रोते नहीं हैं वाला चेंज होना चाहिए।
कोई भी रो सकता है और कोई भी हंस सकता है, बट हाँ कोई भी रुलाए नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन और इतनी सारी प्रॉब्लम की वजह से इंसान की लाइफ में दुख आते हैं। तो आप प्लीज़ दुख मत क्रिएट कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए एक दूसरे की और एक दूसरे की इमोशंस की। अगर लड़का रो रहा है तो वो वीक नहीं हो रहा, और लड़की नहीं रो रही है। बहुत बार कहा जाता है कि डोली विदा होती थी पहले, लोग बहुत रोते थे, पर अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, वो कल्चर खत्म होता जा रहा है। तो बुराई नहीं है, बदलाव इनएविटेबल है, तो चेंज आएगा। नेक्स्ट जनरेशन आ रही है तो वो खुश होके जा रहे हैं, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो लड़की को रोना ही चाहिए, बिल्कुल। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें इवन मैंने ऐसे कई प्लेटफॉर्म देखे हैं जहाँ डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है। मैम अगर सेलिब्रिटीज़ की बात करूँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाने के बाद में लोगों के पैर ज़मीन पर नहीं रहते हैं और वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनकी नेम एंड फेम जो है वो उनके गलत कामों की वजह से ख़त्म भी हो गई है, उनका ग्राफ काफ़ी डाउन आ गया है। तो ऐसे में आप कोई एग्जाम्पल सेट कर सकती हैं? हाँ, दो नाम मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं, जो जिन लोगों ने दोनों ने इकट्ठे काम शुरू किया। ओके। पहला नाम है हनी सिंह, और हनी सिंह के पास दिलजीत दोसांझ ने अपनी शुरुआत की थी एक सॉन्ग के साथ, इकट्ठे दोनों ने सॉन्ग किया था। जी। तो वहाँ से जर्नी एक 2016 में एक ऐसी सिचुएशन हुई थी कि दिलजीत के घर के बाहर बहुत सारी पब्लिक प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच गई थी। उनकी मदर अंदर थी घर में, और उनके किसी सॉन्ग को लेके प्रोटेस्ट ओके। हुआ था, और उस सिचुएशन को उन्होंने अपनी मम्मा को प्रॉमिस किया था कि माँ, आप आज ऐसा फेस कर रहे हो कि लोग परेशान होके हमारे पास आए हैं, मैं ऐसी सिचुएशन बनाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि पूरी दुनिया ऐसे ही तो आपके पास आएगी प्राइड के साथ। और उस दिन जब ये सिचुएशन हुई तो वो बाहर आके अपनी गलती को बहुत सहज तरीके से एक्सेप्ट करते हुए ओके। लोगों को ये रियलाइज कराया कि हाँ मेरी गलती है, और मैं आगे कोशिश करूँगा कि मैं इसको ओवरकम करूँ और अपने समाज और अपने कल्चर को पॉजिटिवली ओके, प्रोमिनेट रिप्रेजेंट करते करूँ। हुए। ओके। तो ये अवेयरनेस थी, सेल्फ अवेयरनेस, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस का एंड सबसे अपनी पहला गलती को एक्सेप्ट करना। कंपोनेंट है। पैरेलली अगर हम बात करें हनी सिंह की, तो वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बट उनको खुद को ही नहीं उस समय पता था कि उनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओके। बाइपोलर डिसऑर्डर उनका एक डायग्नोस हुआ था, उससे वो जूझ रहे थे। तो उनको लगता था वो भगवान है और उनके जैसा कोई नहीं है। तो ये भी एक तरह का डिसऑर्डर ये होता है? डिसऑर्डर होता है, ओके। ये इमोशनल माइंडसेट इशू ही है, मेंटल हेल्थ इशू है। ओके। और जब उनको ये अच्छी चीज़ ये है हनी सिंह की भी, कि जब उनको पता लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने में शर्माए नहीं। ओके। उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आके अपनी उस प्रॉब्लम को बताया, ताकि जो और लोग उस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लम ना रह जाए, और वो भी एक्सेप्ट करें। और जब हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंज कम हो जाते हैं, और शर्माना नहीं चाहिए किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में। तो हनी सिंह कुछ टाइम के लिए बहुत प्रॉब्लम में रहे इन सब इश्यूज, मेंटल इश्यूज की वजह से, और कहीं ना कहीं वो अपने आप को उस ईगो स्टेट में फील करते थे कि मैं राजा हूँ, मतलब आई एम द किंग ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मेरे जैसा तो कोई है नहीं। पर जब उनको रियलाइज हुई ये प्रॉब्लम अपनी, और उन्होंने उसके ऊपर काम किया, और जब वो कम बैक किया उन्होंने, तो दोबारा से उसी एनर्जी और सहज भाव के साथ ही केम बैक टू द इंडस्ट्री। और मुझे लगता है बड़प्पन यही है, गलतियां सबसे होती हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हुए जो आज की फेम है, दैट इज दलजीत से दिलजीत की जर्नी, जो कि आप लोग भी देख रहे होंगे बिल्कुल। आजकल। बहुत अभी रिसेंटली हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल के आए हैं जी। दिलजीत जी। तो कैसे वो दलजीत से दिलजीत बने, कैसे उन्होंने इमोशनल कनेक्टिविटी अवेयरनेस के साथ अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को अपने फील्ड में, अपनी कला में, आप देखिए उनकी पर्सनालिटी से कुछ चीज़ें हैं जो हम सब सीख सकते हैं। दिलजीत की सबसे पहली चीज़ तो गलती को एक्सेप्ट करना। उन्होंने 2016 में जब ये सब हुआ तो उसको, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया पब्लिकली, और हाथ जोड़ते हुए उनको प्रॉमिस और अश्योरेंस दिया कि अब आगे जो भी होगा वो मैं रिस्पेक्टफुली करूँगा। फिर
वो आश्वासन में उन्होंने बोला कि मैं अपनी पगड़ी की रिस्पेक्ट करूँगा। तो आप देखते होंगे हर जगह वो पगड़ी पहन के ही जाते हैं और अपने उस धर्म की पॉज़िटिविटी को एक आगे लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। एक मूवी आई थी चमकीला जिसमें उन्होंने पगड़ी के बिना जी, एक्ट किया था, तो बिल्कुल। दोबारा से सारा उनका वो जो पब्लिक उनके अगेंस्ट हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा वाइजली उस सिचुएशन को फेस किया और पब्लिक को बताया कि मैंने ये विग पहना हुआ है, मैंने अपने उस कल ट्रेडिशन की डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट की है और कहीं मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं नहीं किया। की और वो उन्होंने विग पहन के वो एनैक्ट किया। तो पहली चीज़ तो ये है, गलती को एक्सेप्ट किया और एश्योरेंस दी और उस एश्योरेंस को आज तक पूरा कर रहे हैं। दूसरा उनसे सीखने वाला है उनका हम्बल नेचर। कितने भी सक्सेसफुल हो गए हैं, वो उनके दिमाग पे चढ़ के नहीं बोल रही उनकी सक्सेस। आप देखिए ना अभी इंटरनेशनली भी वो इतने बड़े-बड़े शोज़ करके आ रहे हैं। हमारी कंट्री में उनका इतना ज़्यादा रेवेन्यू ही इज़ ब्रिंगिंग बैक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व्स और जितने सक्सेसफुल शोज़ उनके हैं, मतलब दुनिया उनको उनकी कला और उनकी हम्बलनेस की वजह से सराह रही है। तो आप देखते होंगे अभी रिसेंटली मैनचेस्टर में भी उनका एक शो हुआ था जिसमें ऐसे-ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ तक आज तक कोई इंडियन जाके नहीं परफ़ॉर्म कर पाया, बट ही हैज़ परफ़ॉर्म्ड रिसेंटली और अभी इतना वो अपनी कंट्री में अर्न करके बाकी कंट्री से आ रहे हैं और इस कंट्री को नेम और फेम दे रहे हैं। कैसे? इतने बड़े प्रोटेस्ट, इतने बड़े डिसरिस्पेक्ट रिसीव करने के बाद, इतने बड़े लोगों की डिसएग्री करने के बाद 2016 से आज की जर्नी अगर उनकी देखें, तो मुझे लगता है कि उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस, उनकी इमोशनल अवेयरनेस, हम्बल नेचर, एम्पैथी, हमेशा हर सिचुएशन में दूसरों को पहले रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उनका एक शो था, उस शो में रतन टाटा जी की डेथ हुई थी, तो उन्होंने टाटा जी को कंडोलेंस देते हुए स्टेज पे ट्रिब्यूट दिया। तो कोई भी कलाकार अपने शो के बीच में ऐसा नहीं करता, बट राइट। टू हिम और जिन्होंने उनकी जर्नी शुरू कराई वो उनको कभी नहीं भूलते हैं। हमेशा अपने प्लेटफ़ॉर्म को, अपने प्रोग्राम्स में उनको, जिन्होंने उनको फर्स्ट ओपनिंग दी थी उनको सराहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान के हैं। गलती एक्सेप्ट करना, अपनी गलती को समझते हुए आगे बढ़ना, उसके बाद हम्बल और काम रहना कितने भी सक्सेसफुल होने के बाद। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें एक इंसान की स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड को दर्शाती हैं और दिलजीत जी आज की डेट में अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट, अवेयरनेस और अपने आर्टिस्टिक उनकी कला में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए। मैम आपको बताना चाहूँगी, उन्होंने बचपन में उनके मामा उनको ले गए थे 12 साल की उम्र में, जब वो अपनी माँ और बाप दोनों को ही, पेरेंट्स को छोड़ के म्यूज़िक सीखने के लिए चले गए थे बाहर अपने घर से, अपने गाँव से, और वहाँ वो बहुत सारे साल अपने अकेले एक रूम में रहे। फैमिली की उस अपब्रिंगिंग को, सपोर्ट को मिस किया, बट स्ट्रगल से ही सक्सेस स्टोरी निकलती हैं, तो वो लाइव एग्जांपल है उसका। बेसिकली आपने जो क्वालिटीज़ बताई, मुझे लगता है हर पर्सन में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। यस, हर रिलेशनशिप्स में ये होना चाहिए ताकि सारी चीज़ें बहुत स्मूथ चलें। यस, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पैसे को वैल्यू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। इमोशंस और रिलेशंस को वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि जो इंसान इनकी कदर करता है वो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। अगर मैम मैं ऑफ़िस की बात करूँ, वर्क प्लेस की बात करूँ, चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफ़िस हो या कोई भी वर्क प्लेस हो, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है ना कि कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, बॉस होते हैं, या कई बार जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे में कई बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी हो जाती है। कई बार एम्प्लॉइज़ को पीआईपी भी दे दिया जाता है, तो कभी मैनेजर्स की गलती होती है, कभी टीम मेंबर्स की गलती होती है। तो ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ईआई कैसे काम करता है? मेरे को लगता है ये इमोशनल इंटेलिजेंस तो एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है। ओके। एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूँगी, मान लीजिए कि कोई 2 एम्प्लॉइज़ के बीच में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। उस समय अगर उनका लीडर इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो वो दोनों के पर्सपेक्टिव को समझते हुए, उनको काउंसल करते हुए एक सुखद स्टेट में लेके आ सकता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक छोटा-सा और एग्जाम्पल है, अगर हम ये सत्या नंडेला का एग्जाम्पल लें,
तो अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो वो इमोशनली अपने पूरे कल्चर को बड़ा स्ट्रॉन्ग करके चलते हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और उनके एम्प्लॉयज़ भी सिस्टम की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट्स द रीज़न कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेस स्टोरी है, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी संस्था की, तो अगर अगर लीडर एम्पैथेटिक है, इमोशनली अवेयर है और जानता है कि कहाँ स्टॉप करना है और कहाँ चलना है, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसी स्टेट से देख सकता है। और अगर एम्प्लॉयज़ भी उसी स्टेट में हैं, तो वो अपने सीनियर्स की कोई भी रूल को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अगर ये पूरा प्रोसेस ऐसा है, तो आप खुद सोचिए ना कि बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट अपने आप ही रिज़ॉल्व हो जाते हैं, ग्रीवेंसेस अपने आप रिज़ॉल्व हो जाते हैं। तो जो एनर्जी लॉ सूट्स में कहीं न कहीं डिसएग्रीमेंट्स में जाती है, आप उस एनर्जी को सेव कर रहे हैं, और उस एनर्जी को अगर आप अपने काम में सहज एज़ अ टीम स्पिरिट में, टीम बिल्डिंग में लगाते हैं, तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमैटिकली बढ़ती है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस आउटकम है, पर उसका इनपुट इमोशनल अवेयरनेस, इमोशनल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इमोशनल एस्पेक्ट पे एम्पावर्ड है, एम्पावर्ड का मतलब ईगो स्टेट हाई नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्ट का कल्चर तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी ट्रेनिंग भी वर्क प्लेसेस पे होनी होनी चाहिए? चाहिए? और बिहेवियरल ट्रेनिंग जिसमें एम्प्लॉय एम्पावरमेंट या टीम बिल्डिंग वर्कशॉप्स, या फिर सीनियर्स अगर लीडर्स लेवल की बात की जाए तो उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ये सब उसका पार्ट है। और मुझे लगता है जहाँ जहाँ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं, वहाँ वहाँ पर सक्सेस ऑटोमेटिकली इनएविटेबल है, आती है। क्योंकि सक्सेस कब आएगी? जब सबका एक गोल होगा, कॉमन गोल होगा। बिल्कुल। कॉमन गोल कब बनेगा? जब ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। ईगो क्लैशेस कब नहीं होंगे? जब इमोशनली हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे एम्पैथेटिक की होके फीलिंग्स को समझेंगे। फीलिंग्स को और उनकी सिचुएशंस को समझेंगे वर्क प्लेस पे, बिल्कुल। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, क्रिटिसिज्म ना करके उसको हैंड होल्ड करेंगे, सपोर्ट देंगे। या कई बार खुद को उनके प्लेस में रखकर देखेंगे सिचुएशन को। एम्पैथी इज ऑल अबाउट पुटिंग योरसेल्फ इनटू समबडी एल्स शूज, मतलब किसी और की सिचुएशन में आके। तो जब एक लीडर अपने एम्प्लॉय की स्टेट में जाके डिसीजन लेगा और एक एम्प्लॉय अपने लीडर की स्टेट में आके उनके ऑर्डर्स को एक्सेप्ट करेगा या उनकी नॉर्म्स को, सिस्टम को समझेगा, तो कहीं भी ईगो क्लैश नहीं आ सकते। और ईगो क्लैश नहीं होंगी तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो सॉल्यूशंस ही सक्सेस है। बिल्कुल मैम। एंड लीडर्स की हम लोग बात करें मैम, तो लीडर में मैं चाहूँगी कि नरेंद्र मोदी जी जिन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है कि चाय वाला है, चाय बेचता है। एंड आदित्य योगीनाथ जी की भी मैं बात करूं तो उन्हें कहा गया था कि मंदिर में जाके घंटी बजाओ, यहाँ क्या कर रहे हो, राजनीति में आपका कोई काम नहीं है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि वो इमोशनल काफ़ी हो गए थे, उनकी आंखों से आंसू भी निकल गए थे। लेकिन आज दोनों एज अ लीडर बहुत स्ट्रांगली पावरफुल लीड कर रहे हैं चीज़ों को। एंड नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट किया एज अ लीडर कि पूरे मतलब कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में हमारी कंट्री की वाहवाही होती है। तो इनके बारे में आप कुछ एग्जांपल सेट कीजिए। आई एम जस्ट nobody to represent anything about them, but yes, I can appreciate. मैं appreciate कर सकती हूँ उनकी जर्नी from whatever they were and what they have been now. कहाँ से कहाँ तक, आम से खास की जर्नी को सराहना है हमारी। और हम तो प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ के प्राइम मिनिस्टर इतने इमोशनली अवेयर, इमोशनली इंटेलिजेंट, एक सभी प्लेटफॉर्म पे ना काम नेचर होना एक आपके स्टेट ऑफ माइंड को दिखाता है। और मुझे लगता है स्ट्रेस की सिचुएशन में अगर आप उस काम को मेंटेन कर पा रहे हो और उस काम एनर्जी के साथ आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग करते हो, तो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप हाथ में हाथ लेके चलते हैं, राइट? तो मोदी जी के जितने भी डिसीजंस हैं पिछले कई सालों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने देश की रूपरेखा को बदला है, राइट? पहले इंडियंस को पहचाना नहीं जाता था, अब तो किसी भी देश में जाओ आपका ये कहना है कि आप इंडियन हो, आपको अलग से रिस्पेक्ट दिलवाता है। तो वो कैसे हुआ? कहीं ना कहीं वो चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका मोदी जी का। प्रेजेंट कब कर पाते हैं आप? जब आप अवेयर होते हैं। और अवेयर कब होते हैं? जब आप इमोशनल
इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो एक साक्षात एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे में लोगों की बातों को अवॉइड करना कितना मुश्किल होता होगा मैम? मुझे लगता है जो लोग अपने गोल को, पर्पस को लेके चलते हैं ना, तो उनको ये बातें सुनती भी नहीं है, क्योंकि उनके रास्ते में कई छोटे-छोटे पत्थर आते हैं जिनको वो ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। गोल बिल्कुल। बड़ा है, एनर्जी पूरी लगाई हुई है, तो ये छोटी-मोटी परेशानियाँ तो उस जर्नी का पार्ट है। और जो बिल्कुल। इंसान इस पोज़ीशन पे पहुँचता है, उसको ये पता होता है कि फल लगे हुए पेड़ पे ही पत्थर पत्थर तो पड़ते पड़ेंगे। हैं, राइट? तो क्रिटिक्स उसी को मिलते हैं जो काम करता है, जो कुछ बिल्कुल, करेगा ही नहीं तो उसको क्रिटिसिज्म कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल। और जब दुनिया सराह रही है, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, राइट? तो बिल्कुल। आपके रिजल्ट इतने बढ़िया आपकी हार्ड वर्क को दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छे लीडर का एग्जाम्पल, एक इमोशनली इंटेलिजेंट एम्पावर्ड लीडर का एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी और योगीनाथ जी हैं, जिन्होंने योगीनाथ जी की अगर मैं बात करूँ, तो जब एक बार वो रो पड़े थे, हम्म, जब उनका उनका इतना ज़्यादा मज़ाक उड़ाया गया, वो रो दिए थे। लेकिन हम्म, आज के टाइम में वो यूपी के गुंडों को रुला रहे हैं। हम्म। तो इसके बारे में आप तो बताएँ? मुझे लगता है उन्होंने अवेयर होके सही हुँ, समय का, सही हुँ, डिसीजन मेकिंग का हुँ, साथ हुँ, लेते हुए, अपने सेल्फ अवेयरनेस के साथ अपनी उस स्टेट के लोगों के माइंडसेट को हुँ, हुँ, समझते हुए सही डिसीजन, जो कि डिसिप्लिन वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ यूपी, राइट? हुँ, तो उन्होंने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर काम किया और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजीज बनाई कि चाह के भी वो फूल प्रूफ हैं, फेल्योर तो हो ही नहीं सकता। हुँ, और यही एग्जाम्पल है कि इतने समय में बार-बार वो इलेक्ट हो रहे हैं और बार-बार वो उस स्टेट को और नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। दैट स्पीक्स लाउडर कि उनको पता है उनको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और ये हुँ, इमोशनली अवेयर पर्सनैलिटी ही कर सकती है। तो एक हुँ, इमोशंस, तो मुझे लगता है इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ बेस। आप सोचो ना, पहले लोग आईक्यू की बात करते थे, हुँ, हुँ, इंटेलिजेंट क्वोटिएंट की, आज ईक्यू की बात कर रहे हैं, इमोशनल क्वोटिएंट की। हर कंपनी आज की डेट में जब एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करती है, हुँ, तो हुँ, वो उसके मार्क्स, इंटेलिजेंस, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ-साथ उसके इमोशनल क्वोटिएंट को भी जानती है, हुँ, क्योंकि लोगों को टीम प्लेयर चाहिए। आज की बिल्कुल। डेट में अकेला एक इंसान काम करने वाला कंपनी को हुँ, वो रिज़ल्ट नहीं दे सकता, जो एक टीम में काम करने और करवाने वाला दे पाता है। और बिल्कुल, टीम वर्क वही कर पाएगा जो इमोशनल, जिसका क्वोटिएंट हाई होगा। बिल्कुल। तो अ, कंपनियों को ऐसे लोग चाहिए, चाहे नंबर थोड़े कम हो जाएँ, बट वो इमोशनली एम्पावर्ड हों, अवेयर हों, उनको पता हो कि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल और कैसे किस करना है। सिचुएशन में कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। और एम्पैथी और रेज़िलेंस 2 इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। एम्पैथी दूसरे की सिचुएशन को समझना, और रेज़िलेंस इज़ बाउंस बैक। जीवन है तो कर्व है। कोई भी चीज़ ऊपर नहीं रह सकती और कोई भी चीज़ हमेशा नीचे नहीं बिल्कुल, रह सकती। तो ऊपर आए हैं तो नीचे जाना है और नीचे से ऊपर उठना है। बिल्कुल। जिसको ये समझ आ गया, वो बाउंस बैक इज़ रेज़िलेंस, और ये इमोशनल इंटेलिजेंस का हुँ, बहुत हुँ। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि हर किसी में इमोशंस होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन वो कोई एग्रेशन में निकालता है, कोई रो के निकालता है। तो इसमें 2 एग्ज़ाम्पल्स मेरे माइंड में भी क्लिक कर रहे हैं, एक विराट कोहली एंड एक धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। तो आप इनके बारे में क्या कहेंगी? दोनों ही बड़े रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर्स हैं हमारे कंट्री के, और मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के साथ में विनोद कांबली जी ने मतलब कांबली साहब ने खेला है। और बट आज की सिचुएशन वैसी नहीं हुँ, है। हुँ। हुँ, हुँ। बहुत अग्रेसिव रहे हैं कामली साहब। कामली साहब। और कहीं न कहीं उनकी बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के साथ ये एक छोटा-सा नेगेटिव फैक्टर हुँ, हुँ। उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हुँ, लेके हुँ, आया, हुँ, क्योंकि हुँ। एग्रेशन एक लेवल तक ही हुँ, हुँ। सही होता है। बियॉन्ड एग्रेशन की अगर आप उनकी बात कर रहे हैं, तो मैंने पढ़ा है उनके बारे में कि उनकी 2 मैरेजेस हुई थी और दोनों वाइफ्स ने उन पे हाथापाई का आरोप लगाया। हुँ, तो ये कहीं न कहीं एग्रेशन ईआई से कनेक्टेड कर सकते हैं इसे हुँ। हम? एग्रेशन इमोशनली वीक लोगों की पहचान है। गुस्सा कब आता है? जब आप अपनी इमोशंस और सामने वाले की इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं, और वो और गुस्सा आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है, सेल्फ रेगुलेशन वाला। 3 चीज़ें मैंने बताई हुँ, इमोशनल हुँ। इंटेलिजेंस में कारगर हैं। पहला है इमोशनल अवेयरनेस, हुँ, हुँ। सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, और तीसरा एम्पैथी, और चौथा रेज़िलेंस। ये चारों चीज़ों का बैलेंस जिस इंसान में है, हुँ, हुँ। वो एक बैलेंस पर्सनैलिटी है सोसाइटी की। जी। और जो भी इनमें से किसी एक में भी चूकता है,
अपने आप को नहीं समझा और दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश की, तो एंगर, एंग्जाइटी आएगी। कामली साहब का ये वाला पार्ट थोड़ा-सा उनके ऊपर हावी हो गया। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और अब तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि वो कोचिंग करने के बाद, कमेंट्री करने के बाद कुछ भी काम करने को तैयार हैं, एनी काइंड ऑफ वर्क, बिकॉज़ फाइनेंशियल बहुत सारे सेटबैक्स उन्होंने फेस किए। पैरेलली अगर महेंद्र सिंह धोनी का एग्जांपल लें, तो उनकी वो काम नेचर और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में कभी हिचकिचाए नहीं, और मुझे लगता है रोना बुरा नहीं है। मुझे लगता है कई बार आप वर्ल्ड अपनी कप के खुशी को टाइम भी में उन्हें रोता हुआ रोता देखा हुआ, भी गया है। हाँ, तो इसी वो वर्ल्ड कप का टाइम देखिए, वो इमोशन वेंट आउट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप अपना सर्वस्व लगा देते हो एक गोल को अचीव करने के लिए, और जब वो अचीव होता है तो वो खुशी के आंसू भी हो सकते हैं। रोना हमेशा उदासी की पहचान बिल्कुल। या नेगेटिव एनर्जी की नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं है, जी। तो वो खुशी के आंसू थे। अभी रिसेंट एक एग्जांपल मैं आपको इसमें ऐड करना चाहूँगी, गुकेश का, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया और हमारे देश को प्राउड फील कराया। बिल्कुल। मैंने उनकी कुछ साल पहले की वीडियोस भी देखी और मेरा खुद का बेटा बता रहा था कि वो कोरा पे कई बार उनसे उन सेम एज के हैं, तो कभी कई साल पहले कहीं ना कहीं उसके जो रिव्यूज़ को पढ़ा, कनेक्ट किया, तो कई साल पहले उसने ये माना था कि मुझे यंगेस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनना है। सपना ओके। देखा, सपने के लिए राइट डायरेक्शन में एनर्जी लगाई, पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने, उनके फादर ने अपना करियर छोड़ के अपने बच्चे को अपबिल्ड करने के लिए पूरा सर्वस्व लगा दिया। मम्मा ने पूरा सपोर्ट बैक एंड से मॉरली किया। और अगर गुकेश की आप वो मैच की वीडियो देखें, तो लास्ट वन मूव, एक मूव अगर वो सही नहीं होती तो शायद जो आज वो चैंपियनशिप है वो नहीं मिल पाती। बिल्कुल। और वो एक मूव इमोशनल हाई कोशेंट का रियलिस्टिक एग्जाम्पल है। ऐसे प्रेशर में, जब इतना प्रेशर हो कि अगर ये हुआ तो लाइन के उस पार, ये नहीं हुआ तो लाइन के इस पार, एक क्लियर इंडिकेशन देता है आपको। अगर आप इमोशनली वीक हो तो आप वहाँ कोलैप्स कर जाते हो, बट आप इमोशनली स्ट्रांग थे। आपने अपनी उन इमोशंस को, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया राइट। और अपने स्टेट ऑफ माइंड को बैलेंस रखा, और वो बैलेंस अप्रोच से आपने उस राइट मूव को आइडेंटिफाई किया, और एक मूव करते ही आप विश्व के यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बन गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बन गए। आपने पूरे फैमिली को नहीं, जी। अपने देश को प्राउड फील कराया। तो ये इमोशनली एम्पावर्ड, इमोशनली अवेयर, इमोशनली एम्पावर्ड का मतलब इगोइस्टिक होना नहीं है। इमोशनली एम्पावर्ड का मतलब है सेल्फ को जानना, अपने आप को समझना, अपने ऊपर कंट्रोल होना, और दूसरे की सिचुएशन को समझना, और रिस्पेक्ट अगर चाहिए तो रिस्पेक्ट को देना। बिल्कुल। ये सब और गुकेश, वी आर प्राउड ऑफ you have brought laurels to the country by your right emotional state of mind and your hard work in learning and actively playing this game। और आपकी एफर्ट, आपके हार्ड वर्क को पूरा देश सराहा रहा है, और ऐसे ही हार्ड वर्क को अगर सही बैलेंस मिल जाता है इमोशनल माइंडसेट का, तो सक्सेस स्टोरीज क्रिएट होती हैं। बिल्कुल मैम। एंड मैम कोई ऐसा एग्जाम्पल जो आपको काफ़ी ज़्यादा आप इम्पैक्ट हुए उससे, जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? अब अगर मुझे कहना पड़े तो मैं अपने हस्बैंड का एग्जाम्पल लूँगी, प्लीज। क्योंकि मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं खुद भी इमोशनली इतनी अवेयर नहीं थी कुछ साल पहले, शादी से पहले तक, बट आई लर्न फ्रॉम हिम कि जितना दिमाग का रोल है अपने वर्क प्लेटफॉर्म पे, उतना ही एम्पैथी का रोल है, मतलब सिचुएशंस को और दूसरों को समझने का। एंड उन्होंने मुझे जीवन के ट्रू मीनिंग को समझाया, पर्पस ऑफ लाइफ को समझाया, और अभी भी मैं लर्निंग स्टेज में ही हूँ। मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ, और मैंने ये समझा कि जीवन चैलेंजेस है, तो चैलेंजेस में ही अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं। बिल्कुल। और मैं थोड़ा सा अपनी ही स्टोरी से इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगी। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 9th क्लास में फेल हुई थी मैथ्स में, और मुझे लगता है अपने फेलियर्स को एक्सप्रेस करते हुए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि
9th में फेल हुई। आई वाज नॉट एकेडमिकली अ वेरी गुड स्टूडेंट। ओके। और मेरे को मेरे पेरेंट्स की तरफ से पहली बार ऐसा एग्रेशन फेस करना पड़ा था, ओके। क्योंकि एग्रेशन ये नहीं था कि मैं फेल हुई, एग्रेशन ये था कि तूने बताया क्यों नहीं। ओह! मैंने घर पे छुपाया कि ऐसा रहा। हुँ, बट उस एग्रेशन की जर्नी से, उस बैड इंसिडेंट से मैंने ये जाना कि अब नहीं रुकना है, आज चलना है। तो और वहाँ से वो एनर्जी मिली अपने पेरेंट्स के हार्ड वर्क को देखते हुए। हुँ, मैंने अपने लिए एफर्ट डालना शुरू किया। मैंने 10th क्लास में अच्छा स्कोर किया कंपैरेटिवली सभी प्लेटफॉर्म पे। और 10th के बाद मैंने मेडिकल लिया 12th में, जबकि ओके। साइंस लेना एक एवरेज स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। बिल्कुल। मैं एवरेज से अबव एवरेज बनी और फिर मेडिकल लिया 12th में। मैंने अच्छे परसेंटेज से मेडिकल अपनी कंप्लीट की। जी। बट मैं अंडर एज थी। पीएमटी के एग्ज़ाम के लिए एक एज होती है, वो एज अभी नहीं पूरी हुई थी। तो पेरेंट्स, हम 4 भाई-बहन हैं, तो पेरेंट्स को लगा कि 1 साल घर बैठ के ड्रॉप करके पता नहीं हुँ, नहीं हुँ। हुआ तो क्या? वो बिल्कुल। वेस्ट करने के बजाय नया-नया कोर्स आया था, मैनेजमेंट का कोर्स हमारे ही शहर में, हुँ, हुँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। तो आई जॉइन्ड दैट। और फिर वहाँ से वो जॉइन करने के बाद मैं कॉलेज टॉपर रही ग्रेजुएशन में। वाओ! ग्रेट। और मुझे फ्रॉम लगा फेलियर टू टॉपर। हाँ, अभी आगे जर्नी और है। कॉलेज टॉपर रही बस कुछ सब्जेक्ट्स की जर्नी में, सेमेस्टर्स में, राइट। हुँ, हुँ। फिर फाइनली मैंने मेडिकल को ड्रॉप किया, क्योंकि मुझे लगा कि मैं आई एम एंजॉयिंग माय मैनेजमेंट कोर्स, राइट। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने एमबीए की, और मैं एमबीए में यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर रही। और फिर भी जर्नी रुकी नहीं। मन में सपना था, मेडिकल लिया था डॉक्टर बनने का। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर तो लगना चाहिए। तो मैंने मास्टर्स के बाद पीएचडी जॉइन ओके। की। और मैंने पीएचडी, डॉक्टर तो लग गया पीएचडी करके। डॉक्टर हुँ, हुँ। प्रेरणा आज भी डॉक्टर हूँ मैं। प्रेरणा। अगर मैं मेडिकल वाली डॉक्टर बनती तो शायद बीमारों का इलाज करती और ह्यूमैनिटी को सर्व करती। बट हुँ, मैं हुँ। डॉक्टर एजुकेशन वाली बनी, तो बहुत सारे यंगस्टर्स के ऊपर कोशिश कर रही हूँ बदलाव करने की, बिल्कुल। उन पे उनकी जर्नी को एक नया मोड़ देने की। तो ह्यूमैनिटी को अभी भी मैं सर्व कर रही हूँ। फाइनेंशियली बात की जाए तो हर प्रोफेशन में पैसा है, आप में स्किल्स होनी चाहिए, राइट। हुँ, हुँ। और जर्नी वहाँ नहीं रुकी। मैंने एक और मास्टर्स की और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही, कुरुक्षेत्र ओह! उस यूनिवर्सिटी की। गोल्ड मास्टर्स इन मेडलिस्ट। कॉमर्स में आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। और मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया, जो लोग कई सालों में नहीं कर पाते हैं। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया। तो मैं ये एग्जाम्पल क्यों सबके सामने शेयर कर रही हूँ कि मैंने अपनी इमोशनल स्टेट को, अपने हुँ, आप हुँ। की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस को मंथन किया। बिल्कुल। अपने सेल्फ अवेयरनेस करते हुए, इंट्रोस्पेक्शन करते हुए, अपनी स्किल्स जो मेरी स्ट्रेंथ थी, मैंने उन पे काम किया। हुँ, हुँ। और आई वाज फॉर्चुनेट दैट आई गॉट लाइफ पार्टनर लाइक माय हस्बैंड मिस्टर गौरव। हुँ, हुँ। उन्होंने मुझे सही समय पे वो डिसीजन मेकिंग और पर्पस ऑफ लाइफ की वैल्यू को समझाया। और पिछले 22 सालों से मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को, पेरेंट्स को, हुँ, हुँ। स्कूल लीडर्स को और हायर एजुकेशन में कई प्लेटफॉर्म पे और कॉरपोरेट सेक्टर में इन ट्रेनिंग्स को कर रही हूँ, क्योंकि ये समझ आई हुँ, हुँ। कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इन आई इटसेल्फ एग्री। सेज दैट आई एम पॉसिबल। पॉसिबल। तो पता नहीं, चैलेंजेस कई हैं, बट वो आपकी वाली बात की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, क्रिटिसिज्म आते हैं, पर क्रिटिक्स दिखते ही नहीं है जब आपका गोल बड़ा होता है। आपका फ़ोकस जब सामने हो ना, तो आपको बीच में आने वाले जो रुकावटें नहीं दिखती। दिखती नहीं, और हुँ, इनफैक्ट हुँ। वो दिखती भी हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ तो कर रहे हो तुम, तभी तो लोगों को खटक रहा है। खटक रहा है, क्योंकि जो कुछ राइट। नहीं करता वो तो सबके लिए अच्छा है, राइट। सबके लिए अच्छा तो है। आप अगर कहीं कुछ कर रहे हो तो मैं तो अपने एग्जाम्पल से मानती हूँ कि एक इमोशनली अवेयर स्ट्रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड इंसान को हुँ, हुँ। इम्पॉसिबल से पॉसिबल की जर्नी को इजी कर देता है। जी। और आज आपके इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे अच्छा लग रहा है। तो शायद ये कनेक्ट भी इसीलिए बना कि बिल्कुल। एक्सप्रेशन था। हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स सेट करे एंड सच कहूँ तो मुझे भी बहुत सारी नॉलेज मिली आपसे। मैं इतना कहना चाहूँगी हुँ, अपने सभी व्यूअर्स से जो देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को। पहला तो ये एफर्ट बहुत सराहनीय है, जो आपका ये चैनल है, हुँ, हुँ। क्योंकि बहुत ही कम प्लेटफॉर्म है जो जीवन की वैल्यूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप राइट। वैल्यू ऑफ लाइफ पे काम कर रहे हैं। तो जिसको ये समझ आ गया, वो जीवन के हर प्लेटफॉर्म पे सुखद जर्नी कर सकता है, चाहे वो वर्क प्लेस है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो हुँ, हुँ। सोसाइटी है। और एक अच्छा सिटीजन बनते हुए आप ये देखिए, जिस इंसान की इमोशनल
इंटेलिजेंस स्ट्रांग हुई, वो फैमिली के लिए अच्छा हुआ, वो बिल्कुल। वर्क प्लेस के लिए अच्छा हुआ। और अगर पूरी हमारी एक वर्क प्लेस के सारे लोग ऐसे हो गए तो वो वर्क प्लेस एक सक्सेस स्टोरी बना। बिल्कुल। एक वर्क प्लेस सक्सेस स्टोरी बना तो ऐसे कई वर्क प्लेस बन सकते हैं। तो एग्री। पूरा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एम्पावर्ड हुआ। जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एम्पावर्ड होगा तो पूरा देश अवेयर हो सकता है। और जब सब की एनर्जी एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लगेगी तो पूरा विश्व एम्पावर्ड हो सकता है। तो आप सोचिए कि एक छोटे से इनिशिएशन से कितना बड़ा बदलाव आ बिल्कुल। सकता है। और वो उसके लिए बस एक्सेप्ट करना जरूरी है कि बेसिकली हम लोग सीखने क्या की करते हैं, जरूरत है। दूसरों को ब्लेम करते हैं कि कंट्री में ऐसा हो रहा है, सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, स्टेट में ऐसा हो रहा है। लेकिन जो भी चीजें सोसाइटी बन रही है वो हम सबसे बन रही है। हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उसकी जिम्मेवारी लेना। यस, लेकिन हम खुद में बदलाव नहीं लाना चाहते, हम दूसरों में बदलाव लाना चाहते हैं, कंट्री में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन हम खुद की तरफ कभी देखते ही नहीं कि हमसे ही स्टार्ट करना होगा इस चीज को। तो आपकी बात सुन के मुझे महात्मा गांधी जी की एक लाइन बड़ी याद आती है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप दूसरों में देखना चाहेंगे तो शायद वो कब बहुत मेहनत लगेगी, बड़ा एफर्ट लगेगा। पर अगर आप अपने आप से शुरुआत करेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अगर मुझे आई वांट रिस्पेक्ट, सो आई शुड स्टार्ट गिविंग रिस्पेक्ट। अगर इफ आई वांट लव एंड केयर, आई शुड स्टार्ट लव एंड गिविंग लव एंड केयर। इफ आई वांट हेटरेड, आई विल बी गिविंग हेटरेड। तो आपके साथ जो भी हो रहा है वो आप ही ने किया है। न्यूटन का थर्ड लॉ मेरा फेवरेट है। मैं हर सेशन में अपने ये बात रखती हूँ, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। अगर हम खुश हैं तो भी कुछ ऐसा हमने समझ रखी तो खुश हैं, और अगर हम दुखी हैं तो कहीं ना कहीं हम चूक गए। बिल्कुल। क्योंकि नेचर तो कोई डिफरेंशिएशन करता ही नहीं है ना जब कुछ देता है। नेचर ने तो सूरज की रोशनी सबको एक जैसी दी है, हवा सबके लिए एक जैसी है। बिल्कुल। अगर बारिश की बात करें तो हो रही है तो सबके लिए हो रही है, राइट। तो उसमें हमने फिल्टर लगा दिए, हमने Agree. अच्छा बुरा बना दिया। एग्री। तो जब जितने फिल्टर हम लगाते जाएंगे उतने हम नेचुरल से आर्टिफिशियल होते जाएंगे, राइट। राइट। और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, वो एक टूल है, वो एक बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का पार्ट है जो इंसान की मदद के लिए आया है। तो आज की सोसाइटी में बहुत डर है उसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक इंसानों की क्रिएटिविटी है, बनाने वाले तो इंसान ही ही है। है। तो इंसान उससे ज़्यादा पावरफुल है, ये समझना ज़रूरी है। और दूसरा, उसको एक टूल की तरह यूज करें और इमोशनली स्ट्रांग है। अगर आपका ईआई स्ट्रांग है तो एआई आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। एग्री। क्योंकि जिसका ईआई स्ट्रांग है, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो क्रिएटिव है, वो अवेयर है। और जो क्रिएटिव इंसान है, टेक्नोलॉजी कभी क्रिएटिविटी नहीं दे सकती। राइट। वो रिपीटेटिव काम के वो आपके सोल्यूशन दे इमोशंस सकती को है। नहीं हाँ, समझ हाँ, सकती। हाँ। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। एआई सोसाइटी में हेल्प करने के लिए आया है, इंसानों की, राइट। जो वो काम इंसान बार को बार replace रिपीटेटिव, नहीं कर हाँ, वो सकती। रिप्लेस नहीं कर सकता। जो रिपीटेटिव काम है उनको करने के लिए टेक्नोलॉजी आई है। की और क्रिएटिव डिसीजंस इंसान के हाथ में, और इंसान को इमोशनली स्ट्रांग होते हुए, एम्पावर और अवेयर होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे चैनल को, हमारे व्यूअर्स को इतना अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, इतनी सारी चीज़ें बताई। एंड मैं वीडियो एंड करने से पहले अपने व्यूअर्स से यही कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल का एक ही मकसद है कि आपके लाइफ में वैल्यू को ऐड करना, और किस तरीके से हमारी छोटी छोटी सी बदलाव अगर हम अपने से स्टार्ट करें चीज़ों में, तो हम एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, बहुत चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। और आज हमारी जो वीडियो बनी, जिन टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन किया, बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की। आपको ये टॉपिक कितना अट्रैक्ट करी, कितना सही लगी, आपसे कितना रिलेट करी, आप हमें ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा चेंज अपने लाइफ में आप ज़रूर लाएं, क्योंकि ये लाइफ आपकी है और आप किसी और की वजह से अपनी लाइफ को स्टॉप मत कीजिए। और जो भी स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, उसे आप चुनौतियों की तरह ले एंड लाइफ में आगे बढ़े। जैसे मैम ने अपने फेलियर टू गोल्ड मेडलिस्ट तक की जर्नी शेयर करी, आई थिंक ये आपको काफ़ी इंस्पायर करेगी। तो इसी मैसेज के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। और आपकी कोई स्टोरीज़ हो तो आप हमें ज़रूर शेयर करें, एंड कोई कंटेंट जिस पे आप डिस्कशन चाहते हैं तो वो भी हमें आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस में कमेंट्स कीजिए।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। Thank you. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।